हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो अभी छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द वाला पेपर मतलब जो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट का पेपर 15 सितंबर 2024 को हुआ था, इसका मैथमेटिक्स पोर्शन को कम्प्लीटली पूरा सॉल्व करके देख लेंगे, है ना। एक्सप्लेनेशन देख लेंगे, पूरा 25 क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके देख लेंगे। ठीक है, देखिएगा इसमें जब भी जहाँ भी जो भी डाउट आएगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। क्लास अभी लाइव नहीं हो पा रहा है, तो जो भी क्वेश्चन रहेगा आप या तो उसका टाइम इस टाइम जैसे मान लीजिए कि 2 मिनट 20 सेकंड में है, तो ऐसा 2:20 ऐसे लिख के क्वेश्चन कमेंट कर दीजिएगा, या फिर क्वेश्चन नंबर करके उसका जो भी डाउट है वो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले ये हमारा कुछ प्रीवियस प्लेलिस्ट बना हुआ है, इसको भी आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। और ये अभी जो हम लोग कर रहे हैं इस श्रेणी द 15 सितंबर को हुआ था 2024 को, है ना। इसमें देखिएगा, तो इसमें जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है, सामान्य गणित का पोर्शन है, 25 नंबर का था। और कंप्यूटर को भी हम लोग आगे सॉल्व करेंगे जो कि 30 नंबर का है। ध्यान दीजिएगा, निगेटिव मार्किंग इसमें है ना। कोई सा भी पेपर देते हैं देख लीजिएगा निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। जैसे हम लोग सी टेट सी जी टेट वगैरह का देखते हैं तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग सॉल्व करते चलते हैं। सबसे पहला है द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच व्हेन डिवाइडेड बाई 3 4 5 6 द रिमाइंडर इज 2, है ना। क्या बोला है, 5 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या जिसे 3 4 5 6 से विभाजित करने से प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 प्राप्त होता है। देखिए सबसे पहले तो 3 4 5 6 इनसे भाग जाने वाला संख्या क्या होगा, वही जो इनका लघुत्तम समापवर्तक होगा। तो एलसीएम, है ना, एलसीएम ऑफ किसका, 3 4 5 6। ठीक है, एलसीएम निकालना जानते ही होंगे सब। ठीक है, जो 6 से भाग जाएगा वो तो 3 से भाग जाएगा ही जाएगा, बाकी को हम लोग भाग दे के देख लेते हैं। तो इनका जो एलसीएम होगा ये हमारा कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 60। ठीक है, देखिए 3 से भी भाग जा रहा है, 4 से भी भाग जाएगा, 5 से भी, 6 से भी। ठीक है, अब 60 नहीं, इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि 5 डिजिट का, है ना। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 5 डिजिट का, तो 5 डिजिट के लिए सबसे पहले सबसे छोटा संख्या क्या होता है 5 डिजिट का, 1 के बाद 4 बार 0, ऐसा लगा लिए। 5 डिजिट का भी हो गया और ये सबसे छोटा भी हो गया। अब इसको जैसे कि अगर हम लोग 60 से ऐसे भाग दे के देखते हैं, ठीक है, 60 वन जा, ये हो गया 60, बचा कितना 40, फिर ये 1 0, ये 100 तक का हो गया था ना, ये 1 0, फिर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो 6 6 3 6 0, फिर से यहाँ पर क्या बचा 40, और फिर ये 1 0, तो ये 6 क्या हो गया 360, बचा कितना 40। ठीक है, मतलब मेरा 40 शेषफल बच गया है। मतलब अगर मैं इसको कम्प्लीटली भाग देने के लिए बोलूँ, है ना, ये 1 2 3 4 कितना हो गया ये आपका 10,000, है ना। ये कम्प्लीटली भाग नहीं जा रहा है क्योंकि इसमें 40 एक्स्ट्रा बच गया है। अगर मैं इसमें से ये 40 को घटा दूंगा तो जो संख्या आएगा वो क्या होगा, इससे कम्प्लीटली डिविजिबल रहेगा, है ना। लेकिन मेरे को ये 5 डिजिट से फिर 5 अंक से कम हो जाएगा, इसलिए मैं इसमें क्या करूँगा 60 को जोड़ूंगा। तो ये जो संख्या आया कितना 100 और उसके बाद 20, है ना, 10,020। ये क्या है मेरा कम्प्लीटली डिविजिबल है, मतलब ये मेरा कम्प्लीटली भाग जाने वाला संख्या है। ठीक है, लेकिन मेरे को क्या बोला है कि कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं हो, क्या बोला है रिमाइंडर 2 बचे, शेषफल 2 बचे, इसलिए डिज़ायर्ड नंबर, है ना, मतलब जो हमको चाहिए वो क्या हो जाएगा मेरा, इसमें 10,020 में हम लोग और 2 जोड़ देते हैं, ये आपका रिमाइंडर वाला। तो मेरा संख्या क्या हो गया 10,022, जो कि ऑप्शन क्या हो गया सी। ठीक है, चलिए अगला क्या बोला है, फॉर द बिलो असर्सन एंड रीजन चूज द करेक्टिव अल्टरनेटिव। मतलब नीचे आपको एक कथन दिया है और उसका एक कारण दिया हुआ है, उस हिसाब से हमको देखना है कि क्या सही है। क्यूब एंड क्यूबॉइड्स हैव द सेम वॉल्यूम फॉर एनी डायमेंशन। क्या बोला है, किसी भी आयाम के लिए घन और घनाभ का आयतन समान होता है। घन मतलब ऐसा जिसका पूरा सब तरफ बराबर होगा ना, 6 हो, उसका फेस जो है बराबर हो। और ऐसा जो घनाभ है उसमें क्या होता है, आमने सामने का जो है समानांतर वाला वो बराबर होता है। ठीक है, अगर ये भी मेरा डायमेंशन बराबर है, अगर मान लीजिए कि ये मेरा ए साइड का है, तो इसका भी अगर मैं सभी साइड को ए कर दूंगा तो दोनों का क्या हो जाएगा, जो उसका वॉल्यूम है वो तो बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, तो कथन तो उसका सही है। एरिया ऑफ क्यूब विद द साइड ए इज ए क्यूब, एक घन का क्षेत्रफल, है ना, ए क्यूब होता है यदि उसकी भुजा ए है। नहीं, देखिए ये क्यूब है ना, एरिया इंग्लिश में देखते हैं, अगर हिंदी और इंग्लिश में आपको कन्फ्यूज़न होगा कि क्या सही है क्या गलत है, तो क्वेश्चन पेपर में पढ़िएगा, फ्रंट पेज में लिखा होता है कि वो इंग्लिश को सही मान रहा है या हिंदी को सही मान रहा है ना। एक क्वेश्चन में और आगे कन्फ्यूज़न होगा। ठीक है,
आयतन होता है वॉल्यूम, यहाँ पे क्षेत्रफल। हाँ ठीक है, चलिए यहाँ भी जो मैं बताना चाह रहे हैं तो समझते हैं। क्या बोला है, एरिया ऑफ क्यूब इज़ ए क्यूब, है ना। एरिया क्या होता है क्यूब का, ए स्क्वायर होता है, और वॉल्यूम जिसको हम लोग आयतन बोलते हैं वो ए क्यूब होता है। यहाँ पर तो आपको एरिया का ए क्यूब बोल दिया है, तो ये तो गलत हो गया। मतलब ए ट्रू है और आर फॉल्स है, मतलब कथन सही है और उसका कारण गलत है। आगे क्वेश्चन में इंग्लिश हिंदी के कारण थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, उसको मैं वहाँ बताऊँगा। ठीक है, चलिए। अ कैंडिडेट गॉट 65% वोट्स इन एन इलेक्शन एंड वॉन बाई 3645 वोट्स, देन द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इफ देयर वर 2 कैंडिडेट, है ना। एक चुनाव में एक प्रत्याशी 65% वोट पाया है, मतलब अगर टोटल, अगर हम लोग मान लेते हैं टोटल 100% वोट होता है ना, तो उसमें से जो जीतने वाला है, जो जीता है, ये कितना परसेंट पाया है, 65% पाया है। तो सिंपल सी बात है, जो हारेगा वो बचा हुआ वोट पाएगा, है ना, जो, है ना, जो हार गया, है ना, जो डिफीट हो गया, बोलिए, ठीक है, डिफीट बोल देते हैं। ये कितना पाएगा, 100 में से 65 को घटा दिए तो क्या हो गया, 35% पाएगा, है ना। अब इनका जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस कितना है, इसको हम लोग देख लेते हैं। 65% जीता हुआ पाया है, इतना हारा हुआ पाया है, तो जो डिफरेंस वोट है, जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना वोट से जीता, तो 65%, है ना, ऑफ टोटल माइनस 35% ऑफ टोटल, मतलब कुल का 65% में से कुल का 35% को घटा दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 30%, है ना, ऑफ टोटल, जो कि मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है, 3645। बस अब इसको निकाल देते हैं। 30% कितना होगा, 30/100, टोटल कितना है ये तो निकालना है, तो टी, ऐसे टी, और ये क्या हो गया, 3645। अब टी का मान निकालना है, तो टी का मान निकालना है 3645 गुणित 100, है ना, ठीक से लिखा नहीं रहा है, 100, और यहाँ क्या हो गया, 30। बस अब हम लोग इसको हल कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। 1 0 कट गया, फिर 3 से यहाँ पे 3 1 जा 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 एकम 3 3 बचे 15, तो 1 2 1 5 और ये जो शून्य है मिलके क्या हो गया आपका 12150, ये उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इफ द सक्सेसिव डिस्काउंट आर 25%, 10% एंड 8%, देन द सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट रेट इज, मतलब यदि उत्तरोत्तर छूट, मतलब कभी कभार हम लोग देखे होंगे सेल में कुछ इस प्रकार लिखाया रहता है 50% प्लस 50% छूट, है ना। इसका क्या मतलब होता है कि जितना भी प्राइस है पहले उसका 50% कम करेगा, फिर जो प्राइस आएगा उसका 50% कम करेगा, है ना। तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है। तो जैसे इसमें हम लोग मान लेते हैं कि कोई जो प्रोडक्ट है ये पहले, है ना, मान लीजिए इसका जो मैं MRP बोलता हूँ, जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, जैसे मान लीजिए कि 100 रुपीज़ था, ठीक है। अब इसमें जो हमारा क्या हो रहा है, पहले अगर हमको, पहले रुकिए यहाँ पे लिखते हैं, पहले 100 रुपीज़ था, अब 25% छूट दिया, मान लीजिए 100 रुपीज़ में, यहाँ साइड में लिख के बता रहा हूँ, 100 रुपीज़ में अगर कोई मेरे को 25% छूट देगा, इसका क्या मतलब है कि कितना रह जाएगा, उसका 75% रह जाएगा, है ना। तो 100 में 25% का कोई छूट दिया, 100 में 25 रुपये को छूट दिया, तो कितना रह गया उसका 75%। तो अब मेरे पास पहला जब डिस्काउंट मिला तो ये मेरे पास क्या हो गया, 100 का 75%, ठीक है। अब इसके बाद जो इतना बचा, इसमें मेरे को 10% डिस्काउंट मिल रहा है। 100 में अगर मेरे को 10 रुपये छूट मिला तो पड़ा कितना, 90, तो ये बचा हुआ का 90%, ठीक है। और इसके बाद जो अब इतना मेरा कॉस्ट बचा, इसका सॉरी पूरा, हाँ, इतना जो मेरा कॉस्ट बचा इसका 8% और डिस्काउंट, 100 में 8 रुपये छोड़ूंगा तो बचेगा कितना, 92। तो ये हम लोग क्या लिख दिए, 92%, ठीक है। अब इतना को मेरे को सॉल्व करना है कि मेरे को अब जो कॉस्ट है वो कितना पड़ जा रहा है, इसको सॉल्व कर लीजिए, दूसरे कलर से कर लेते हैं, कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। ये 100 कट गया, 25 3 जा 25 4 जा, ठीक है। उसके बाद 1 0 कट गया, है ना। जो जितना कट रहा है इसको हम लोग काट के बनाते हैं, तो 4 दूनी 8 4 3 12, ठीक है। ओके, देखिए अब इसको हम लोग पूरा हल कर लेते हैं। 3 से ऊपर में क्या क्या बच गया है मेरे पास, 3 × 9 × 23, और नीचे में कितना बचा है, 10, ठीक है। इसको अगर हम लोग एक एक करके करते हैं, 9 3 जा 27, फिर बचा तो 9 2 जा 18 19 20, ठीक है, इंटू 3/10, तो ये क्या हो गया, 21, और इधर 6, सॉरी 1 शून्य था ना,
तो ये मतलब मेरा 62.1 है ना, मतलब जो मेरा 100 रुपये का था वो मेरे को कितना पड़ रहा है 62। तो मेरे को एक्चुअल में डिस्काउंट कितना हो रहा है, 100 रुपये का था ये मेरे को इतना मेरे को घटा दे रहा हूँ कि मेरे को इतना पड़ रहा है। तो डिस्काउंट कितना होगा, है ना, मान लीजिए मेरे को 100 रुपये में से 25 रुपये पड़ रहा है, इसका क्या मतलब है मेरे को छूट कितना हुआ 75%। तो वही 100 रुपये में से मेरे को 62.1 रुपये पड़ रहा है, तो ये डिस्काउंट कितना हो गया 37.9%। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला से भी याद करना चाहें सक्सेसफुल डिस्काउंट वाला उससे भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्रिक से भी बना सकते हैं। देखिए रेशियो ऑफ, है ना, इसमें आपको मैच द कॉलम करना है। 250 मिलीलीटर एंड 2 लीटर। देखिए 250 मिलीलीटर, सबसे पहले तो हम लोग को इसको एक ही यूनिट में लाना होता है। ठीक है, जैसे मैं पहला वाला वो बना रहा हूँ 250 मिलीलीटर में है, तो नीचे वाला क्या है लीटर में, लीटर को 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, तो 2 लीटर में 2000 मिलीलीटर। ठीक है, इसको अब हमको सॉल्व करना है ना, सिंपल सा है, 1 0 काट दीजिए, 25 अट्ठे, तो ये क्या आ गया 1/8। ऑप्शन में 1/8 नहीं दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग इसको ध्यान से देखते हैं 4/32 को, तो ये भी तो वही है, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। ठीक है, मतलब ये मेरा पहले वाले का क्या हो गया, ए का मेरा क्या हो गया, देखिए थर्ड, है ना, ए का थर्ड। अब बी का क्या हो रहा है, बी को अगर हमको सॉल्व करने में दिक्कत जा रहा है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, सी को देख लेते हैं, आसान दिख रहा है 2 3, है ना, 6/9, ये मेरे को 2:3 में चलता हुआ दिख रहा है, जो कि ये वाला ऑप्शन 2:3 में है। ठीक है, देखिए अगर ए का आप थर्ड ले रहे हो तो बी का फोर्थ आपको ऑप्शन से ही दिख जाएगा, तो बी को सॉल्व करने का आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और सी का आपको क्या दिख गया सेकेंड, तो इतने से ही हमारा ऑप्शन आ जाएगा, है ना, जैसे यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और अगर इसको आप सॉल्व करना ही चाहें तो कैसे सॉल्व करते हैं ये भी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे सेकंड वाला क्या लिखा हुआ है, अच्छा ये मैं आपको पहले ऑप्शन इसका आंसर बता दे रहा हूँ, ये ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड है, तो ये है ना सी। अब जैसे इसको मेरे को सॉल्व करना है मान लीजिए सेकंड वाले को, तो 4x + 3y भागे 6x + 5y बराबर कितना दिया है 11/17, है ना। इसमें आपको x/y का मान चाहिए, तो इसको दोनों तरफ को आप मान लीजिए y से भाग देते हैं, है ना, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, इस पे इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस पे इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक ऐसा इक्वेशन आएगा कि एक तरफ बस x बचेगा, एक तरफ बस y बचेगा, है ना, वैसा भी कर सकते हैं। या फिर इसमें से अगर आप y को कॉमन निकाल दोगे तो ये क्या बचेगा 4x/y + 3, नीचे में क्या बचा y, तो 6x/y + 5, है ना, ये y है बराबर 11/17। ये y और y कट गया और x/y एक ही बस बच रहा है जिसका वैल्यू आपको निकालना है, तो वो भी निकल जाएगा आसान है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो सकता है अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो फिर भी जितना है उसे समझने का भी प्रयास करते हैं। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू ए x + by + c = 0, है ना। दो इक्वेशन, मान लीजिए अगर मैं दो इक्वेशन ऐसे बनाता हूँ, जैसे फॉर पैरेलल, है ना, पैरेलल मतलब समानांतर, फॉर पैरेलल, पैरेलल के लिए क्या कंडीशन होता है, अगर मान लीजिए मेरा कुछ इक्वेशन इस तरीके से है, a1x b1y + c1 = 0 है ना, और a2x + b2y + c2 = 0 है ना। इसमें a1 a2 क्या है, ये इसका कोफिशिएंट है, x और y का मान चेंज होगा, है ना, और उस इक्वेशन के लिए a1 का एक फिक्स मान होगा, a2 का एक फिक्स मान होगा, b1 का एक फिक्स मान होगा, b2 का एक फिक्स मान होगा ना। तो इसको अगर हम लोग पैरेलल के लिए बात करें, है ना, इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ रखते, अगर मान लीजिए कि ये मेरे को दो इक्वेशन दिया हुआ है, दो इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो समानांतर के लिए फॉर पैरेलल, है ना, पैरेलल के लिए क्या हो जाएगा, इनका जो रेशियो है, जैसे x का कोफिशिएंट a1/a2, है ना, b1/b2 के रेशियो के बराबर होगा, है ना। इतना से हमको आसान से उत्तर पता चल जाएगा। अब जैसे अगर हम इसी में देखते हैं, ठीक है, एक मिनट क्या होगा, ठीक है, अगर हम इसी हिसाब से देखते हैं तो देखो यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है इसी में, है ना, जैसे पहला वाला क्या है ax py, है ना, और इसी में अगर हम लोग प्लस प्लस में देखते हैं तो देखो ये वाला रेशियो जो a/a, ये वाला रेशियो हमको बिल्कुल सेम सा दिख रहा है। तो इसमें पहला का तो क्या हो गया आपका सेकेंड, है ना, पहला का सेकेंड। और अगर हम लोग पहला का सेकेंड देखते हैं तो या तो b होगा या तो t होगा। ठीक है,
अब इसमें सी के लिए तो हमको मैच नहीं करना पड़ेगा, पी का देखते हैं, थर्ड है कि फोर्थ है। ये हो गया मेरा जैसे पैरेलल के लिए, है ना। अगर ये परपेंडिकुलर लंबवत के लिए क्या होता है, लंबवत के लिए पहले वाले इक्वेशन का कोफिशिएंट एक्स का, दूसरे वाले का कोफिशिएंट एक्स का, है ना, प्लस b1 b2 बराबर ये 0 होता है। तो अब सेकंड वाले में देखते हैं हम लोग किसको मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट्स को कि ऐसा ये 0 हो जाए। देखो ये इसको देखो, और कौन सा ये थर्ड है ना, ये वाला, ठीक है। तो a में b को मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा ए बी, और यहाँ पर क्या है b में माइनस ए को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ए बी बराबर 0, ठीक है। ये दोनों कट के 0 ही हो गया। तो जैसे मेरे पहले वाले का सेकंड आया था, ठीक है, b का क्या आ जाएगा, थर्ड, b का थर्ड। अब देखो ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ये फॉर परपेंडिकुलर है ना, फॉर परपेंडिकुलर मतलब लंबवत के लिए ये होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ए का सेकंड बी का थर्ड, ए का सेकंड बी का थर्ड एक ही ऑप्शन में है, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर बी, ठीक है। A base of an isosceles triangle is 24 cm and its area is 192 cm स्क्वायर, है ना। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 24 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 192 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा, देन द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर होता है ना, और इसका एक जैसे हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसका जो बेस है, ठीक है, इसका जो बेस है ये हमको मान लीजिए दिया हुआ है कितना, 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये 24 सेंटीमीटर है, तो मेरे को क्या पूछा गया, इसका पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर के लिए मेरे को इसका एक एरिया दिया हुआ है, ठीक है। देखिए किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने का दो फॉर्मूला होता है, देखिए एरिया, है ना। एक सबसे पहले आप उसका सेमी पेरीमीटर निकाल लें, सेमी पेरीमीटर मतलब तीनों भुजा को जोड़ने के बाद आधा, और उसके बाद एस माइनस पहला भुजा, एस माइनस दूसरा भुजा, एस माइनस तीसरा भुजा, ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा आसान पड़ रहा है, क्योंकि मेरे को उसमें से एक भुजा तो पता है उसका बेस वाला, ठीक है। एरिया मेरे को कितना दिया हुआ है 190, ठीक है। इसको मैं मान लीजिए ए मान लेता हूँ, इसको भी ए मान लेता हूँ, सॉरी 192 है ना। अब हाफ बेस कितना दिया हुआ है 24, और हाइट कितना है, चलो ये हम लोग निकालेंगे, ठीक है। अब ये जैसे हम लोग यहाँ से निकालते हैं, ये हो गया 12, है ना। अब इसको जैसे 12 से कट करते हैं तो 12 एकम 12, फिर बचा 7, 12 छक 72, हाइट कितना आ गया 16, है ना। हाइट ये मेरा आ गया 16, मतलब ये हो गया 16। अब मेरे को इस ए को पता करना है, ये अगर 24 है तो ये आधा तो 12 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब जैसे इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, इसका ए को पता करने के लिए। ए एक राइट एंगल ट्राइंगल में समकोण त्रिभुज में उसका हाइपोटेनियस के बराबर है ना, हाइपोटेनियस के बराबर है कर्ण, है ना। तो ये क्या हो गया, ये क्या होता है मेरा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर धन का स्क्वायर है। तो ए का स्क्वायर मेरा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है मेरा 16, ठीक है, 16 प्लस बेस कितना हो गया मेरा आधा 12, है ना। तो ये क्या निकल गया, 16 का स्क्वायर होता है 256 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है। दोनों का हम लोग जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 400। जब ए स्क्वायर का मान 400 है तो ए का मान क्या हो जाएगा मेरा 20, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेरे को तीनों इसका पता चल गया, ये भी आपका 20 होगा, तो ये भी आपका 20 होगा, है ना। पेरीमीटर के लिए अलग से कोई फॉर्मूला, मतलब सॉरी, पेरीमीटर के लिए अलग से कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग बस इसके तीनों साइड्स को जोड़ देते हैं, ठीक है। पेरीमीटर एक साइड है 20, दूसरा साइड भी है 20, और तीसरा साइड तो हमको दिया हुआ है क्वेश्चन के शुरू में ही, ये है आपका 24, ठीक है। 20 और 20 40, 40 और 24 हो गया कितना 64 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अगला द एंगल, हाँ इसमें मैं बोल रहा था, देखिए एक क्वेश्चन जिसमें आपको हिंदी इंग्लिश में कन्फ्यूजन होगा, यहाँ पे देखिए सप्लीमेंट एंगल को भी पूरक कोण बोला है। आगे चल के हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कॉम्प्लीमेंट एंगल को भी पूरक कोण बोला है। कन्फ्यूजन मत रखिएगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम लोग बोलते हैं दो ऐसे एंगल्स को, है ना। एग्जाम्पल है ये, दो ऐसे एंगल्स को जिनको जोड़ के, अगर ये एक्स और वाई है तो जिनको ऐड करने पर आपका 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में समपूरक कोण बोलेंगे। और सप्लीमेंट्री एंगल, है ना, सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे बोलेंगे, दो ऐसे एंगल जिनको जोड़ के कितना होता है 180 डिग्री,
इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, पूरक कोण बोलेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला है आपको, सप्लीमेंट एंगल, है ना, मतलब कौन सा, 180 डिग्री वाला। द एन एंगल इज 30 डिग्री लेस देन 2 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट एंगल देन द स्मॉल एंगल। ठीक है, एक कोण अपने पूरक कोण का, ठीक है, एक कोण अपने पूरक कोण का क्या हो रहा है, जैसे 30 डिग्री लेस है खुद के डबल से। तो जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए मेरा वो एंगल x है, तो वो अपने पूरक कोण के, तो इसका पूरक कोण क्या हो जाएगा, 180 माइनस एक्स, है ना, और क्या बोला है, 180 माइनस एक्स अपने पूरक कोण के दुगुना का, पूरक कोण के दुगुना, और उस कोण का अंतर कितना है बोला है, तो ये है मेरा 30। ठीक है, यही बोला है। देखिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 180 गुणित 2 360, ये मेरा हो गया 2x, ये हो गया x, और ये कितना हो गया 30। अब x को एक तरफ रख लेते हैं, मान लीजिए तो -3x को इधर ले आए, ये क्या हो गया 3x, इसको हम लोग इधर भेज दिए, तो ये क्या हो गया 330। x का मान क्या हो गया 110 अंश, है ना। अब देखिए जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ इस टाइप से, एक मेरा 110 अंश है, तो दूसरा कितना होगा, 180 में से 110 घटा दिए, ये क्या हो गया आपका, सॉरी 180 में से 110 घटा दिए, क्या हो गया 70 अंश, है ना। तो मेरे को क्या पूछा है, दैन द स्मॉलर एंगल इज, है ना, मेरे को दो पूरक कोण क्या मिल रहे हैं, एक मिल रहा है 110 और एक मिल रहा है 70 अंश। तो मेरे को छोटा वाला पूछा है, तो छोटा वाला क्या हो जाएगा, 70 अंश हो जाएगा। ठीक है, चलिए, A person buys an article at 3/4 of its value and sells it for 20% more than its value. The gain percent, एक व्यक्ति ने उसके मूल्य से 3/4 में खरीदी और कितने मूल्य में बेचा, 20% अधिक में बेचा, तो व्यक्ति का लाभ क्या है। ठीक, देखिए सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए, है ना, मान लीजिए कि उसका MRP जो कॉस्ट है, ये इसका जो MRP जितना भी रहा हो, मान लीजिए 100 रुपये रहा होगा, तो ये खुद में कितने में खरीदा है, क्रय मूल्य कितना होगा इसका 3/4, है ना, 100 का अलग से 100 का 3/4 मतलब कितना, 75 रुपीज़ में। और क्या बोल रहा है, सेल्स इट फॉर 20% मोर देन, कितने में बेचा है, 20% अधिक में, है ना, उसके मूल्य से। तो बेचा कितने में बोल रहा है, इससे 20% ज़्यादा, है ना, इससे 20% ज़्यादा, तो 100 का 20%, 20 और 20% ज़्यादा बोला है, मतलब ये कितना हो जाएगा 120, है ना। नहीं समझ में आ रहा है, जिसको हम लोग ऐसे किए हैं, ये 20% ज़्यादा ऐसे करके। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 120। ठीक है, 120, 20% ऑफ 100, है ना, क्या हो गया 120। अब मेरे को क्या बोला है कि मेरा गेन कितना हो रहा है, मेरे को लाभ कितना हो रहा है। ठीक है, लाभ कितना होता है, जो मेरा बेचने का प्राइस माइनस खरीदने का प्राइस बटा खरीदने का प्राइस गुणित 100। ठीक है, मैं 120 रुपीज़ में बेचा, खरीदा था 75 रुपये का। ठीक है, तो ये मैं इसको हल कर लूँगा, मेरा उत्तर आ जाएगा 120 में से 75 घटाएंगे, आएगा कितना, 45 बटा 75 विद 100। ठीक है, 25 दिया 75, 25 चौक 100, ठीक है, 3 15, ये क्या हो गया 15 चौक 60%, ये इसका उत्तर हो जाएगा। कहाँ गया बी। ठीक है, आगे क्या बोला है, टू ट्रांसवर्सल, ठीक है, when a transversal intersect two lines, the two lines will be parallel if, जब एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को काटती है तो दोनों समानांतर होंगी यदि, है ना। देखिए जैसे कि ये मैं आपको एक रेखा बता रहा हूँ, 1 और 2 आपका क्या है, पैरेलल है। ये कब होगा, जब इसका, देखिए पहले मैं आपको नाम बताऊंगा, उसके पहले बता दूं, जैसे इसका ये जो है ना, ये A और C, है ना, B और D, ये हम लोग इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलेंगे। ठीक है, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, यहाँ का भी, है ना, यहाँ का वो तो बराबर होगा ही सबका, और जैसे ये बराबर होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ, जैसे इसमें का A नीचे वाले में के P के बराबर होगा। ठीक है, इसमें का C नीचे वाले के P के बराबर होगा, है ना। तो इसमें जैसे जो हमको टर्म यूज़ किया है, अच्छा अगर हमको टर्म नहीं भी पता है फिर भी इसका उत्तर हो जाएगा, वो मैं पहले बता देता हूँ। देखिए इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल और इंटीरियर एंगल्स आर अनइक्वल, है ना, दोनों ऑप्शन अलग अलग है। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, इंटीरियर एंगल अनइक्वल है। अगर अभी हमको नहीं पता है कि इंटीरियर एंगल क्या है, ऑप्शन से तो समझ में आ रहा है कि बी और सी अलग, सॉरी ए और बी अलग अलग है। तो देखिए ए और बी पहले ऑप्शन में भी है, दूसरे ऑप्शन में भी है, तीसरे ऑप्शन में भी है। एक ही ऑप्शन है जिसमें ए और बी साथ में नहीं है, वही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि या तो इक्वल होगा या तो अनइक्वल होगा, है ना। और दो लाइन पैरेलल हो उसके लिए क्या कंडीशन होता है, ये मैं आपको यहाँ पे अलग से बता देता हूँ। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, मतलब जैसे अगर यहाँ का ए
तो नीचे वाले लाइन का भी वही वाला, है ना। अल्टरनेट एक्सटीरियर बराबर होना चाहिए। अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के, तो अगर ये इसका एक्सटीरियर वाला एंगल है कौन सा, ये ABRA, है ना। तो एक छोड़ के अगला, ए के बाद बी को छोड़ोगे तो आर, तो ए और आर इक्वल है, वो आपका अल्टरनेट एक्सटीरियर है। ठीक है, वर्टिकल, ये जो आपको वर्टिकल अपोजिट बताया है ना, ये वाला ऐसा। ठीक है, उसके बाद क्या है, सेम साइड इंटीरियर, इसके जो अंदर में है CDQB, ये सब इसका इंटीरियर आंतरिक एंगल है। तो इसमें भी जो अल्टरनेट है, मतलब एक छोड़ के अगला, D के बाद C को छोड़िए तो Q, D Q के बराबर होना चाहिए कोण, C Q को छोड़ के अगला P बराबर होना चाहिए, तभी आपका ऐसा होता है ना। जो अंदर की तरफ है इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर मतलब आंतरिक, है ना, अंदर की तरफ। जो बाहर की तरफ है वो बाह्य एंगल है, बाहर, है ना, क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर। चलिए ये हम लोग और पढ़ेंगे अच्छे से, है ना। चलिए, द सम ऑफ एंगल एंड हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसी को मैं बोल रहा था। देखिए यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को भी पूरक कोण ही लिखा है, जबकि हम लोग जान रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हम लोग समपूरक कोण बोलते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ जाएगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री वाला। और क्या बोला था, सम ऑफ एन एंगल एंड हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 75 डिग्री। किसी कोण और उसके पूरक के आधे, मतलब अगर मेरा कोण x है तो उसका पूरक कोण क्या हो जाएगा, 90 - x, और इन दोनों को जोड़ना है। क्या बोला है, कोई कोण और पूरक के आधे का सम, है ना, मतलब आधे का योग, दोनों मिलाकर कितना होना चाहिए, 75 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब इसको बस हमको हल करना है। एक इक्वेशन है, एक ही अननोन है। 2 को इधर भेज दीजिए, ये हो गया आपका 2x 90 - x, और ये 2 अब इधर हो जाएगा 150, है ना। 2x में से एक x घटा, क्या बच गया x, फिर 150 में से 90 घटेगा तो बच जाएगा क्या, 60। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉलिड या फिर ठोस मतलब जो पूरा भरा हुआ रहता है ना। घन कुछ इस प्रकार से रहता है, जैसे हमारा छेव, इसका साइड रहता है, अंदर भी पूरा भरा हुआ रहता है। सिलेंडर, है ना, ये आपको बेलनाकार जो आकृति है सिलेंडर। और हॉलो मतलब तो खोखला आपको वैसे ऑप्शन से समझ में आ रहा है कि आपको एक जो हॉलो लिखा हुआ है, मतलब सॉलिड में हॉलो तो होगा नहीं, खाली होगा नहीं, मतलब ये जो सी है ये नहीं होना चाहिए। तो पहले वाले में भी सी है, दूसरे वाले में भी सी है ना, और डी में भी सी है, तो इसका एक ही ऑप्शन बचता है ये। ठीक है, अगर ना समझ में आए तो बाकी सारे शेप्स तो यहाँ पे दिए हुए हैं। ये वाला आपका क्या है, क्यूब, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, घन। ये वाला क्या है आपका, सिलेंडर, मतलब बेलन, है ना। ये आपका पाइप जैसा है, ये अंदर से खाली है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हॉलो सिलेंडर। ठीक है, और ये जो रिंग जैसा है, ये आपका क्या है, सर्कुलर रिंग। ठीक है, सर्कुलर रिंग। A train 180 meter long passes an electrical pole in 6 seconds. How long will it take to cross a bridge in 240? Sorry, how long will it take to cross a bridge 240 मीटर लेंथ? देखिए इसको हम लोग 3-4 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं आपको एकदम सिंपल सा बता रहा हूँ, हिंदी में पढ़ लेते हैं। ट्रेन जिसकी लंबाई 180 मीटर है, एक बिजली के खंभे को 6 सेकंड में पार करती है, जिसकी पुल की लंबाई 240 मीटर है, उसको पार करने में कितना समय लगेगा। अगर हम लोग एक ट्रेन का बात करें, है ना, जिसका खुद में लेंथ कुछ LT है, अगर ये पोल को क्रॉस करना है तो इसको सिर्फ उतना ही लेंथ क्रॉस करना पड़ेगा जितना इसका लेंथ है ना। लेकिन अगर हम लोग इसी ट्रेन को हम लोग बोलेंगे किसी ब्रिज से क्रॉस करें, तो ऐसा तो नहीं है कि ट्रेन जितना है उतना उस ब्रिज तक चल गया तो क्रॉस हो जाएगा। ये पूरा का पूरा, जब आपका लेंथ ऑफ द ट्रेन और लेंथ ऑफ द ब्रिज दोनों इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इतना दूरी तय करेगा, तब वो ट्रेन उस ब्रिज से बाहर निकलेगा, है ना। तो इसको हम लोग 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अभी जो सिंपल सा है उससे बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मान लीजिए इसका स्पीड निकाल लेते हैं, है ना। इसका स्पीड निकाल लेते हैं। ट्रेन का स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम। डिस्टेंस कितना चला पहले कंडीशन में, 180 मीटर चला, कितने सेकंड में, 6 सेकंड में। तो 180 बटा 6 मतलब क्या हो गया, 30 मीटर प्रति सेकंड। अब मेरे को क्या बोला है, टाइम। ठीक है, अब मेरे को टाइम, है ना, तो इसी में टाइम को मैं नीचे ले आता हूँ, स्पीड को ऊपर ले आता हूँ। टाइम डिस्टेंस बटा स्पीड। अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, जितना ट्रेन का लेंथ है प्लस जितना ब्रिज का लेंथ है ना, बटा जो मेरा स्पीड है। ट्रेन का लेंथ कितना था मेरा, 180 मीटर, ब्रिज का लेंथ कितना था, 240 मीटर, और ये स्पीड कितना है, 30। ठीक है, इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, 0 2 4 440 भाई, है ना। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 0 0 कटा 1 4 14 सेकेंड।
और भी कई तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दे रहा हूँ। और देखिए दोनों कंडीशन में स्पीड तो मेरा सेम ही है ना। जब स्पीड मेरा सेम है तो पहले वाले कंडीशन का डिस्टेंस d1 अपॉन क्या होगा t1 पहले कंडीशन का टाइम बराबर डिस्टेंस d2 दूसरे कंडीशन का टाइम, है ना। पहले में कितना था मेरा 180 मीटर था, टाइम कितना लग रहा था 6 सेकेंड। दूसरे कंडीशन में कितना था मेरा 180 बटा 240 बटा यहाँ पे आप t2 लिख देंगे, सॉल्व करेंगे। एक ही इक्वेशन है, एक ही अननोन है, यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा 14 सेकेंड, ठीक है। चलिए, द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 8 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न, है ना, मतलब एक के बाद आने वाला आंकड़ा जुड़ा हुआ क्या है 8 सेंटीमीटर है और 9 सेंटीमीटर है। इन भुजाओं के सिरों को जोड़ने वाले विकीर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। द डायगोनल जॉइनिंग द एंड्स ऑफ दिस साइड इज 13 सेंटीमीटर। इट्स एरिया इज, देखिए ये आपका हो गया एक क्या पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मतलब ऐसा चतुर्भुज, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो आमने सामने का भुजा पैरेलल है ना। इसका एक किसी को भी मान लीजिए, हम इसको मान लेते हैं ये 8 सेंटीमीटर है, इसको मान लीजिए 9 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी आपका 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब डायगोनल क्या है 13 है ना, तो ये भी आपका 13 सेंटीमीटर हो गया, ये भी आपका 13 सेंटीमीटर हो गया। अब मेरे को इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया तो देखिए अगर इसको हम लोग देखते हैं तो ये हमारा दो ट्रायंगल जैसा बन रहा है, एक है ना, ये लोग दूसरे कलर से करते हैं इससे, है ना। देखिए ये एक ट्रायंगल जैसा दिख रहा है ये, ठीक है, और वही बराबर सिमिलर सा ट्रायंगल ये भी रहेगा। तो एक तरफ का ट्रायंगल, एक तरफ के त्रिभुज का हम लोग एरिया निकाल लेते हैं और उसी को दुगना कर देंगे, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। पैरेललोग्राम बराबर क्या है 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, ठीक है, यहीं से शुरू करते हैं। थोड़ा सा अच्छा क्यों लिखा रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल वही जो मैंने आपको एक सूत्र बताया था, क्या अंडर रूट एस, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। मान लीजिए मैं पहले इस ट्राइंगल का निकाल रहा हूँ ए डी सी, है ना। मान लीजिए यहाँ पर ए डी सी, ठीक है। फिर एस क्या होता है, एस होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब जो उसके पेरीमीटर का आधा, है ना, पेरीमीटर परिमाप। तो इसको देखिए, इसको अगर हम लोग तीनों को जोड़ें, ये यहाँ से यहाँ तक सी से लेकर डी कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, है ना। डी से लेकर ए कितना हो गया 9 सेंटीमीटर और ए से लेकर सी कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। तो ये पेरीमीटर का आधा है, इसलिए इसको हम लोग क्या किए 2 से भाग दे दिए। तो ये 13 और 9 हो गया 22, 22 और 8 क्या हो गया 30, 30 का आधा, 30 का आधा हो गया 15, मतलब एस का मान हो गया 15, है ना। तो अब यहाँ से फिर से एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एस की जगह 15 15 लिखते चलते हैं। ये 15, पहला वाले में 15 माइनस 8, फिर 15 माइनस 9 और अगला क्या हो गया 15 माइनस 13, ठीक है। फिर 15 में से 8 जाएगा 7, 15 में से 9 जाएगा 6 और ये क्या हो गया 2। अब मेरे को इसको रूट निकालना है ना। रूट निकालने में अगर दिक्कत हो रहा है तो सबको आप फैक्टराइज कर लो। 15 को लिख लो 3 गुणित 5, 7 तो कुछ लिखाएगा नहीं 7, इसको लिख लो 2 गुणित 3 और यहाँ तक आपका 2 है ही, है ना। अब जो जो चीज़ आपका 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है वो रूट के बाहर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो ये आपका 3 मेरा 1 2, एक बार 2 बार 3 आया तो एक बार इसको बाहर निकाल लो, फिर ये मेरा 2 भी 2 बार आया तो इसके बार बाहर निकाल लो। अब अंदर क्या बचा 5 गुणित 7, मतलब ये क्या हो गया 3 दूनी 6 और ये क्या हो गया 35, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया एक त्रिभुज का एरिया और इसके अंदर 2 ऐसा त्रिभुज बन रहा है ना, इसलिए ये तो हो गया एक त्रिभुज का। तो मेरा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा 2 गुणित 6, है ना, ये क्या हो गया 12, ठीक है। ये आंसर क्या हो गया बी। चलिए ठीक है, कुछ नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन नंबर कमेंट कर दीजिएगा, है ना। यहाँ पे जितने भी टाइम अभी मिनट हुआ होगा उतना मिनट का टाइम लिख के जो भी डाउट है वो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। अ मर्चेंट बाइज अ वॉच ₹540 एंड मेक्स इट सच अ प्राइस दैट ही मेक अ प्रॉफिट ऑफ 19% आफ्टर अलाउिंग डिस्काउंट ऑफ 15%, ठीक है। एक व्यापारी ने 540 रुपये में घड़ी खरीदी,
उसे ऐसे मूल्य पर अंकित किया कि 15% छूट देने के पश्चात उसे 19% का लाभ हो। तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या है? देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, हम लोग जो हमेशा डिस्काउंट देते हैं वो हमको MRP पे मिलता है ना, और जो हम लोग प्रॉफिट लेते हैं या लॉस होता है वो हमसे क्रय मूल्य पर मिलता है, ठीक है। दोनों, अगर मैं MRP से डिस्काउंट घटाऊंगा तो भी मेरा सेलिंग प्राइस आएगा, है ना, और वही अगर मैं CP में मैं अपना क्रय मूल्य है ना, ये मेरा क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य में प्रॉफिट लूँ या लॉस घटाऊँगा ना, मतलब लाभ लूँ या हानि को घटाऊँ, मैं अपना सेलिंग प्राइस पे पहुँचूँगा। तो दोनों तरफ से मेरा जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, इसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। ये MRP में मैं अपना डिस्काउंट दे देता हूँ, ठीक है। तो जैसे मेरे को MRP में क्या डिस्काउंट दिया है, पूछा गया है घड़ी का अंकित मूल्य कितना है, ठीक है। ये जो मेरा MRP है इसमें मैं कितना डिस्काउंट देता हूँ, बोल रहा है कि 19% का डिस्काउंट दिया, है ना। इसमें ये कितना डिस्काउंट दिया, 19% का, ठीक है। वॉच फॉर 540। तो किसी चीज़ को 19% कम करेंगे, 100 में 19 घटा देंगे, कितना बच जाएगा आपका 81, है ना। 100 में हम लोग 19% को घटा दिए तो ये आपका कितना बच गया, 81%, है ना। ये मेरा सेलिंग प्राइस इतना में बेचा होगा। और सिमिलरली जो इसका कॉस्ट प्राइस कितना में खरीदा था, 540 रुपये में, कितना का प्रॉफिट ले रहा है, अच्छा सॉरी 15% छूट दिया ना, 15% छूट दिया तो 85% बचा, ठीक है। सॉरी 100 में 15 रुपये कम कर देंगे, 85 बचेगा, तो वैसे ही 85% का उसका मूल्य रह गया। अब क्या बोल रहा है, 540 का खरीदा था, है ना, उसमें कितना का लाभ ले रहा है, 19%, मतलब जितना भी रहा होगा उसका 19 ज़्यादा था, 100 का 19 ज़्यादा, कितना हो गया, 119%, ठीक है। ये नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं अलग से एक बार यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ। MRP, है ना, 1 माइनस 1 में से 15% डिस्काउंट, इसको ऐसे करेंगे तो ये 85/100 ही आएगा, ठीक है। ये 540 है, एक में हम लोग 19% जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। मैं थोड़ा समझाने के लिए शॉर्ट में लिखा हूँ। चलिए आगे देखते हैं क्या है, थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए बस अब इसको हमको सॉल्व करना है। एक इक्वेशन है, एक ही अननोन है, ये 100 कटा, है ना, उसके बाद 85 किसके पहाड़ा में आएगा, 17 के पहाड़ा में आएगा, तो इसको हम लोग काट लेते हैं, 17 पछे 85, 17 सत्ते, है ना, और ये जैसा जैसा कटेगा इसको हम लोग पूरा काट लेंगे, फिर 5 इसको काट लीजिए, 5 एकम 5, 5 0 5 अट्ठे 40, इसको इससे गुणा कर लीजिए, 7 अट्ठे 56, 7 एकम 7, 756 रुपीज़, ये इसका उत्तर हो जाएगा डी। चलिए अगला, ऑफ द 3 नंबर्स द फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस एंड द सेकेंड नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द थर्ड, इफ देयर एवरेज इज 88, देन द डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर इज, पहले और तीसरे नंबर का अंतर क्या होगा, देन द डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज। देखिए औसत क्या होता है, एवरेज की हम लोग सारे जितना भी डाटा दिया है वो सबको जोड़े बटा उसमें जितना भी संख्या है ना। देखिए इसको मैं थोड़ा शॉर्टकट में बता रहा हूँ, लंबे फॉर्म में भी बना सकते हो। जब भी आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसा नंबर दिया है, किसी का दुगुना और तिगुना ऐसा दिया है, तो सबसे बड़े नंबर को 6 लेने का प्रयास कीजिए, है ना। किसी संख्या का दुगुना है, किसी संख्या का तिगुना है, मतलब वो संख्या 6 गुना तो होगा ही होगा, मतलब 2 और 3 दोनों से भाग जा रहा है। अगर किसी संख्या का 2 गुना 4 गुना ऐसा दिया है तो उसका 8 ऐसा लेने का प्रयास कीजिए, है ना। यार को मैं थोड़ा क्लियर ही कर दे रहा हूँ। ऑफ द 3 नंबर फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकेंड, है ना, मतलब अगर ये मेरा x है तो ये दूसरे का दुगना है ना, एंड 3 टाइम्स द थर्ड, ये जो x ये तीसरे का 3 गुना है, ऐसा बोला है ना। इसको मैं सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करता हूँ, तीनों को मैं 6 से गुणा कर दे रहा हूँ, तो ये मेरा क्या हो गया, 6x हो गया, ये मेरा 3x हो गया और ये मेरा 2x हो गया, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट नंबर, ये मेरा सेकंड नंबर, ये मेरा थर्ड नंबर, ठीक है। आप चाहो तो ऊपर वाले को लेके भी सॉल्व कर सकते हो, नीचे वाले को भी लेके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे तीनों को हमको जोड़ना है, कितना को, 6x प्लस 3x प्लस 2x बाई 3 बराबर कितना दिया है औसत, 88, 6 3 9 9 और ये 11, है ना, तो 11x बाई 3 बटा 88, ठीक है। 11 से 8, है ना, और ये x का मान क्या हो गया, 3 अट्ठे 24, ठीक है। अब मेरे को क्या बोला है, देन द डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, पहले और तीसरे का डिफरेंस, ठीक है। तब जो डिफरेंस है, पहले कौन सा नंबर है, 6x है, तीसरा नंबर कितना है, 2x है, तो ये क्या हो गया आपका 6 में से 2 हो गया 4x,
एक्स का मान आपको पता ही है 24 है ना, पूरा सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है। यूनिट डिजिट इकाई का अंक देख लीजिए, 4 में 4 को गुणा करेंगे 4 ही आएगा, सॉरी 4 चौक 16 है ना, सॉरी ये 6 ही आएगा, ठीक है। 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और ये 96, इसका उत्तर क्या हो जाएगा 96 है ना, डिफरेंस बोला है। थोड़ा लेंदी है ये क्वेश्चन। इक्वेशन ऑफ लाइन दैट पासेस थ्रू पॉइंट ए है ना, एक इसके बता रहा हूँ। जैसे आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, उसके बिना भी सॉल्व हो जाएगा, मैं समझाने के लिए यहाँ बता रहा हूँ। जैसे ये कोई ग्राफ है ना, इसमें एक कोई ऐसा लाइन है जो आपका कहाँ से पार हुआ है, ए 2 और 3 है ना। पहला वाला जो होता है एक्स का कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा वाला क्या है वाई का कोऑर्डिनेट है। इससे ये पार हो रहा है और क्या बोला है कि यहाँ से आपका 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। वही बोला है ना, एक रेखा का समीकरण जो बिंदु 1 2 3 से गुजरती है, एक्स अक्ष के साथ 45 अंश का कोण बनाती है। यदि यह सरल रेखा इसके बिंदु P पर मिलती है तो ए पी क्या है, मतलब ए से लेके पी बिंदु का लेंथ क्या है। सबसे पहले हम लोग एक इसका इक्वेशन बना लेते हैं, है ना। मेरे को इसका स्लोप दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है स्लोप जिसको हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग tan बोल के ये जो एंगल होता है ये लिख देते हैं। तो tan 45 है ना, tan 45 का मान होता है 1। और इसके अलावा एक इक्वेशन होता है हमारा y, देखिए इसको अच्छे से लिखते हैं। स्लोप बराबर होता है y माइनस y1 है ना, x माइनस x1, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे इसका मान तो पता है, ठीक है, कितना है 1 है, तो इसको मैं इधर भेज देता हूँ। तो ये y माइनस y1 बराबर ये x माइनस x1 है ना। और ये चलिए अभी m लिख दे रहा हूँ, सबका मान लिखेंगे वो हो जाएगा, ठीक है, 1 ही हो जाएगा। तो y में से अगर मैं y1 मान लीजिए, इसका y कितना है 3, ये मेरा, ठीक है। इसके बाद ये x में से कितना है 2, इसको घटाया, m का मान 1 है तो अलग से नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको अब इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं। देखिए अब इसमें हम लोग x और y वाला टर्म को एक तरफ ले आते हैं। मान लीजिए हम लोग y को इधर ले गए तो क्या बचा x माइनस वाई है ना। और ये -3 में से 2 को इधर ले गए तो -3 में से 1 कितना बचेगा -1। ये मेरा एक इक्वेशन हो गया, ठीक है, इक्वेशन 1। और एक इक्वेशन मेरे को यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, एक इक्वेशन मेरे को यहाँ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है इक्वेशन, या इसको मैं बोलता हूँ गिवन इक्वेशन जो मेरा दिया हुआ है। तो गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 1। और इसी को अगर मैं सॉरी x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0, तो इसको इसी फॉर्म में लिखना चाहूँगा तो x प्लस वाई बराबर -1। ये मेरा एक इक्वेशन दूसरा हो गया है ना। अभी मेरा दोनों इक्वेशन हो गया, तो मेरे को एक पॉइंट चाहिए जहाँ पे दोनों के दोनों मिले। तो इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो x और y का एक वैल्यू आएगा, ठीक है। इन दोनों को जब मैं सॉल्व करूँगा, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना, सॉल्व करना एकदम आसान है। दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, y कट जाएगा, है ना। x का मान क्या आ जाएगा 2x, है ना, 2x बराबर -2, तो x का मान क्या हो जाएगा -1, ठीक है। तो x का मान क्या हो जाएगा -1। किसी भी एक में आप पुट कर दीजिए तो आपको y का मान कितना मिल जाएगा 0, ठीक है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना आसान है तो अलग से भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब ये इस पॉइंट पे दोनों के दोनों मीट होंगे, x इक्वस टू -1 और y इक्वस टू 0। जैसे कि अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर है ना, ये इस पॉइंट पर मीट होंगे। अब जो मेरा पॉइंट A है ना, कहाँ गया, इफ दिस मीट्स एट पॉइंट P, तो यहाँ पे मेरे को एक P का भी कोऑर्डिनेट आ गया, क्या आ गया -1 और 0, ठीक है। अब मेरे पास A का कोऑर्डिनेट है और P का कोऑर्डिनेट है, तो अब इसका डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस ऑफ AP, ठीक है। तो डिस्टेंस के लिए आपको फॉर्मूला होता है, जो किसी को भी आप x1 मान लीजिए, किसी को भी x2 मान लीजिए, है ना, दोनों में से। जैसे मान लीजिए पहले एक P हो गया और मेरे A का कोऑर्डिनेट क्या था 2 और 3, तो ये आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। मान लीजिए हम लोग इसको x1 y1 माने हैं, इसको x2 y2 माने हैं, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। स्क्वायर है तो कोई भी पहले रहेगा, कोई भी बाद में रहेगा, वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2 माइनस -1 है ना, 2 माइनस फिर से -1 स्क्वायर, ठीक है। और ये y के लिए क्या हो गया 3, थोड़ा मेरे पीछे दब रहा होगा 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 का स्क्वायर 9 है ना, और ये क्या हो गया 3 का स्क्वायर फिर से, तो क्या हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 9 और 9 18 है ना, क्या हो गया √18। तो ये 3 बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या 2। इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 √2।
अगर देखिए यहाँ पे ये मैं ग्राफ समझाने के लिए बनाया हूँ, इसको बनाते टाइम आपको इतना सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। एक इक्वेशन आप निकाल लेंगे स्लोप की मदद से, दूसरा इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। जब दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक्स और वाई का एक ही वैल्यू आएगा, जहाँ पे दोनों के दोनों आपका क्या हो जाएगा, मीट करेगा, वो उसका सॉल्यूशन होगा, है ना। और उसके बाद डिस्टेंस के लिए जो दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसका डिफरेंस का स्क्वायर प्लस फाइव वाले कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस का स्क्वायर। चलिए, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 37, 56 एंड 93 लीव्स रिमाइंडर 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली, है ना। मेरे को एक क्वेश्चन कहा गया कि 37 डिवाइड नहीं हो रहा है, उसमें एक बच जा रहा है। मतलब अगर ये एक कम रहता तो ये कम्प्लीटली डिवाइड होता, मतलब 36 कम्प्लीटली डिवाइड होता, है ना। 56 कम्प्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, 2 बच जा रहा है। तो 56 में से अगर मैं 2 को, सॉरी 5 लिखा हुआ है, 6 लिख रहा है, ठीक है। 54 कम्प्लीटली डिवाइड होगा। 93 डिवाइड नहीं हो रहा है, 93 से अगर 3 बच जा रहा है, 3 हटा दूँ तो जो आएगा ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा। अब मेरे को चाहिए वो बड़ा से बड़ा नंबर, है ना, HCF होगा, वो बड़ा से बड़ा नंबर जो इन तीनों को भाग दे। तो HCF ऑफ 36, 54, 90, ठीक है। तो HCF क्या हो जाएगा जब हम लोग निकालेंगे, ये मेरा आ जाएगा 18, ठीक है। HCF हम लोग पूरा डिटेल में पढ़े हुए हैं तो अलग से इसका जानने की जरूरत नहीं है, फिर भी HCF निकालना चाहें तो आप लोग जल्दी से इस टाइप से निकाल सकते हैं। तीनों को एक साथ लिखे 54, 90 को, है ना। 18 वो बड़ा से बड़ा संख्या होगा जो इन तीनों संख्याओं को भाग देगा, है ना, और ये रिस्पेक्टिव रिमाइंडर आएंगे। चलिए, क्या बोला है, टू कन्वर्ट 25% टू अ डेसिमल, है ना। 25% को दशमलव में बदलने के लिए हमें 25 को 100 से विभाजित करते हैं, ठीक है, कथन बिल्कुल सही है। प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए दशमलव बिंदु को एक स्थान बाएं ले जाते हैं, नहीं, ये तो गलत है ना। मतलब क्या हो गया, हमारा कथन सही है और इसका जो रीज़न है वो गलत है, इसका क्या हो जाएगा, सी। चलिए अगला, स्मॉल कंट्रीज विथ वेरी हाई पॉपुलेशन टेंड टू बी अंडर डेवलप्ड। मतलब जो छोटा कंट्री है, हिंदी में पढ़ लेते हैं, बहुत अधिक जनसंख्या वाले छोटे देश अविकसित होते हैं। देखते हैं कथन सही हो सकता है, रीज़न उसका क्या है ना। पॉपुलेशन एक्सप्लोशन लीड्स टू स्कैरसिटी, मतलब कमी। यहाँ पे देख सकते हैं जनसंख्या विस्फोट से संसाधनों की कमी की ओर ले जाता है। हाँ बिल्कुल इसलिए होता है, कहीं पे संसाधन तो हमेशा लिमिटेड रहता है, अगर उसको कंज्यूम करने वाले लोग, खाने वाले लोग ज़्यादा हो जाएंगे तो धीरे धीरे वो हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा कारण, कथन भी सही है और उसका कारण भी सही है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, ठीक है। आगे, फॉर द बिलो असर्शन, है ना, चूज द करेक्ट आंसर। द कॉन्सिक्यूटिव साइड्स, कॉन्सिक्यूटिव मतलब क्रमागत, एक के बाद आने वाला अगला, साइड्स ऑफ अ क्वाड्रेटल हैव वन कॉमन पॉइंट, है ना। क्वाड्रेटल मतलब चतुर्भुज जिसमें 4 भुजाएं हैं, जैसे ये, ठीक है। तो क्या बोला है, कॉन्सिक्यूटिव साइड, एक के बाद आने वाला अगला में ही एक कॉमन पॉइंट होता है, तो बिल्कुल है। देखिए ए से लेकर, यहाँ से देखते हैं, ए से बी और बी से सी में एक कॉमन है ना। बी से सी से डी में एक कॉमन है, सी से डी में एक कॉमन है, डी से ए, है ना, और ए से बी में एक कॉमन है ही, ठीक है। इसके अलावा अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रेटल हैव 2 कॉमन पॉइंट, अपोजिट साइड में 2 कॉमन पॉइंट है ही नहीं। अगर आप ए और डी को देखोगे, है ना, जैसे एक लाइन क्या हो गया ए डी और एक क्या हो गया बी सी, तो ये दो अपोजिट साइड्स हैं तो इसमें कुछ तो कॉमन नहीं है ना। तो इसका पहला वाला ट्रू है, कथन ट्रू है, उसका जो कारण है वो फॉल्स है ना। इसके अलावा और भी जो इस टाइप से शेप्स हैं, इसे भी आपका क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। क्वाड मतलब 4, लेटरल मतलब भुजा, है ना, जो चतुर्भुज है, 4 भुजा वाला शेप। चलिए अगला देखते हैं। अ मैन इन्वेस्टेड 1500 रुपीज़ ऑन अ सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टन रेट एंड 2000 रुपीज़ एट 2% हायर रेट। द टोटल इंटरेस्ट इन 3 ईयर वॉज ₹750, है ना। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति, यहाँ दिया हुआ है हिंदी में भी, 1500 रुपये के साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर निवेश किए, है ना, 2000 को 2% अधिक पर निवेश किए, 3 वर्षों में कुल 750 रुपये प्राप्त हुआ। तो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है पी मतलब मूलधन, रेट मतलब इंटरेस्ट, है ना, किस दर से पैसा लगाया है, टी कितने समय के लिए पैसा लगाया है, बटा 100। जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तब इसको पहले पढ़े भी हैं, कैसे आता है वो देख लेंगे, है ना। मेरे को टोटल 2 बार लग रहा है मेरा सिंपल इंटरेस्ट, मेरे को टोटल कितना मिल रहा है 750। पहले कंडीशन में मेरा मूलधन कितना है ना, प्रिंसिपल कितना है 1500, रेट कितना है यही तो निकालना है, आर लिख देते हैं, टाइम कितना 3 साल के लिए लिखा हुआ है 3 ईयर, ठीक है, बटा 100। ये मूलधन मिला मेरे को पहली बार में
दूसरे में क्या कंडीशन चेंज हो गया है, दूसरे में हम लोग 1500 की जगह कितना लगाए हैं 2000। रेट कितना है मेरा, पहले जितना था उससे 2% ज़्यादा। कितने साल के लिए लगाए हैं, 3 साल के लिए बटा 100। ठीक है, बस अब हमको इसको हल करना है, तो यहाँ से हमारा उत्तर आ जाएगा ये 2 0 इसमें का 2 0 इसमें का 2 0 कट। ठीक है, 750 ये 3 15 दिया 45 आर प्लस यहाँ पे क्या हो गया 3 आर और इसमें 20 क्या हो गया 60 आर प्लस 3 दूनी 6 है ना, 3 दूनी 6 इसको, हाँ 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 क्या हो गया 120। ठीक है, इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ लेते हैं कितना हो जाएगा 105 आर, इसको इधर इसमें घटा देते हैं तो ये क्या हो गया 630 है ना। तो आर का मान क्या हो गया 630/105, मतलब ये दिख ही रहा है लगभग 100 छक 600 और 5 छक 300, मतलब ये क्या हो जाएगा 6%। हाँ ये क्या हो गया उसका उत्तर 6%। चलिए ठीक है ना, जिसमें डाउट होगा उस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट करके पूछिएगा। अगला देखते हैं, चलिए क्या है, ये तो सिंपल बस फॉर्मूला पूछा है ना। चाल क्या होता है, स्पीड क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, फॉर्मूला ही है, इसको अलग से देखिए, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। ये स्पीड ए डिस्टेंस बाय टाइम, ए का थर्ड होगा, ए का थर्ड होगा, ये आपको दिख रहा है इसमें और इसमें। ठीक है, उसके बाद जब ए का थर्ड है तो बी का फोर्थ है, देखना ही नहीं पड़ेगा। सी का पहला है कि दूसरा है, ये देखिए है ना, इसमें बोल रहा हूँ ऑप्शन सही। सी क्या बोला है टाइम, या फिर हाँ सी क्या बोला है टाइम। तो देखिए इसमें आप टाइम को इधर भेजेंगे तो स्पीड नीचे आ जाएगा, तो टाइम क्या हो जाएगा डिस्टेंस बटा स्पीड, डिस्टेंस बटा स्पीड, ये आपका सेकंड वाला। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, पहला का थर्ड, दूसरा का ये, सी का थर्ड, ये डी हो गया। ठीक है, इसको अलग से भी लिख दे रहा हूँ, देखिए है ना। स्पीड क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम है ना, स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम हो गया। थर्ड में से या तो बी होगा या तो डी होगा। अब बी का फोर्थ ही है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। टाइम क्या हो जाएगा टाइम डिस्टेंस बटा स्पीड, इसका आंसर क्या हो गया डी। सिंपल बस फॉर्मूला ही पूछा है ना, एवरेज स्पीड का भी लिख दिया हूँ। चलिए अगला, मैच द नंबर ऑफ फेसेस विद इट्स रिलेटेड ज्योमेट्रिकल शेप। ठीक है, इसमें से रिलेटेड ज्योमेट्रिकल शेप मतलब उसका फेस कितना होता है पूछा है। ठीक है, फेस इसमें से फलक जिसको हम लोग बोलते हैं। तो सबसे पहला है सिलेंडर। सिलेंडर में हमारा 2 फेस होता है, एक ये जो हमारा घुमा हुआ है इसको हम लोग कर्व फेस बोलते हैं, और दूसरा ये जो इसका बेस है ना। तो सिलेंडर में कितना फेस हो गया आपका 2 फेस हो गया। क्यूब मेरा ये घन जो हम लोग पहले पढ़े हैं ना, इसमें टोटल 6 फेस होता है, 1 2 3 और 3 इसके पीछे, तो टोटल कितना हो जाएगा 6। क्यूब में कितना हो गया आपका 6। कोन मेरा कुछ इस टाइप का शेप होता है ना, इसका एक ये हो गया वक्र वाला जो फेस है। ठीक है, अच्छा सॉरी, ये सिलेंडर में एक नीचे भी रहेगा ना, नीचे भी तो एक इसका बेस रहता है। ठीक है, सिलेंडर में 3, कोन में एक इसका वक्र और ये एक इसका बेस। तो कोन में क्या हो गया 2 और स्फेयर में तो एक ही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लो कहाँ गया, स्फेयर का एक ही है। तो पहला का 3, दूसरा का बी है ना, सी, कोन का क्या है 2, कोन का 2। तो ये सब ऑप्शन मेरा किस में मैच कर रहा है सी में। ठीक है, और डी का 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा आंसर सी। चलिए अगला, इफ ईच ऑफ द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगल इंक्रीज बाई 100% इट्स एरिया इंक्रीज बाई। यदि एक आयत के प्रत्येक आयाम को 100% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। जैसे ये मेरा एक आयत है ना, एक रेक्टेंगल है, मान लीजिए इसका लंबाई l है, इसका चौड़ाई b है। तो पहले इसका एरिया कितना रहा होगा l इंटू बी। अब सबको मैं 100% बढ़ा दिया, किसी को भी मैं 100% बढ़ा दिया, मतलब वो क्या हो गया उसका दुगना है ना। 100 में 100 बढ़ा दिए तो क्या हो गया 200, दुगना हो गया। तो मतलब इसका लेंथ क्या हो गया नया वाला का 2l और 2b है ना। तो जो न्यू एरिया है ये क्या हो गया 2l, ब्रेड्थ भी क्या हो गया 2b, मतलब ये मेरा कितना हो गया 4lb। अब अगर मेरा बोलता है कि कितना परसेंट हो गया, कितना प्रतिशत हो गया, तो हम लोग बोलते lb था उससे 4lb हो गया, मतलब 400% हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि कितना इंक्रीज़ हुआ है ना, कितना इंक्रीज़ हुआ, परसेंटेज इंक्रीज मतलब कितना बढ़ा। तो कितना बढ़ा है
4 LB में से, है ना, ये पुराना वाला को हम लोग घटा दिए, ठीक है, ये हमारा परसेंट निकल जाएगा, ठीक है। 4 LB में से 1 LB घटाए तो क्या आया, 3 LB/LB बटा, है ना, 100, ये कटा तो आ गया कितना, 300%, ठीक है। या फिर इसको आप लोग दूसरा एक फॉर्मूला भी जानते होंगे, तो फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, नेट चेंज, ठीक है। नेट चेंज कितना होता है, अगर एक में x% का वृद्धि है, दूसरे में y% का वृद्धि है, दोनों के कारण कितना वृद्धि होगा, xy बटा x प्लस वाई प्लस XY बटा 100, ये आपका नेट है। इससे भी सॉल्व करोगे तो भी वही आएगा, है ना, 100 प्लस 100 प्लस 100 इंटू 100/100, इसको भी सॉल्व करेंगे तो भी आपका ये 300% ही आएगा, है ना। ये दोनों मेथड है इसका अलग अलग। चलिए यही तक था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, इसमें हम लोग इसका छात्रावास अधीक्षक का कंप्यूटर वाला को भी पूरा डिस्कस कर लेंगे, है ना। अच्छा पेपर आया था, मैथ्स काफ़ी सिंपल ही था, कंप्यूटर फिर भी थोड़ा बहुत मतलब हर बार से थोड़ा सा अलग सा था, उसको हम लोग पूरा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अगर जो भी आपका सजेशन हो, आइडिया हो, कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, है ना। टाइम के साथ कमेंट कर सकते हैं, जितना भी मिनट है, 2 मिनट 30 सेकंड में ये डाउट है ऐसा, या फिर क्वेश्चन नंबर लिख के वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। या फिर जो भी डिस्कशन करना हो तो हमारे कमेंट पे भी कर सकते हैं। टेलीग्राम का ग्रुप है, वहाँ पे भी कर सकते हैं। जिनके पास मोबाइल नंबर मेरा है वो व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो भी नोट्स, स्टडी मटेरियल है, जैसे ये वाला क्वेश्चन पेपर है, या जो भी अलग से, है ना, PDF चाहिए, ईमेल, फेसबुक प्रोफाइल, सबका मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन पेपर का अच्छा वाला PDF जब आएगा तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, और इसके अलावा जो इसका मॉडल आंसर आएगा उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, और इसका सॉल्यूशन वाला PDF भी जल्दी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो भी और क्वेरी रहेगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।